हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। पीएनसी समझ में आ रहा है ना आप सभी को। हाँ, मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से पीएनसी को स्टार्ट किया है और यही इंटेंशन है कि यार बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का कि हर बच्चे को पीएनसी समझ में आना चाहिए। कि कुछ लोग जो है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को एक तरह से एक डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बेस से किसी टॉपिक को पढ़ा तो आप उसमें ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, हर डे बाई डे हर दिन आपको बहुत एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, और किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं उसके लिए जो लेजेंडर थ्योरम है उसको भी पढ़ेंगे। और इसी थ्योरम पर बेस्ड हम लोग कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा आप मेरे साथ। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। लिखिए डेफिनेशन, the product of first n natural numbers, the product of first n natural numbers is called factorial n, sorry, is called n factorial and is denoted by n फैक्टोरियल। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे वोला नोटेशन, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं एन फैक्टोरियल को, जैसे एंगल का साइन होता है। तो डेफिनेशन बच्चों मैंने क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। और डिनोट उसको कैसे करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो फैक्टोरियल 5 मींस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5। और कुछ लोग इसको ऐसे फॉलोइंग प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख देते हैं 5 4 3 2 1। तो ऑब्वियसली सेंस मैटर नहीं करता 1 से 5 का प्रोडक्ट करे या 5 से 1 तक का प्रोडक्ट करे, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो ये फैक्टोरियल 5 का नोटेशन हो गया। फैक्टोरियल 3 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 into 2 into 3 एंड अप इस तरह से कुछ मूव कर जाएगा। अरे ये बात समझ में। फैक्टोरियल n की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, n n minus 1 n minus 2 एंड अप टू सो ऑन 3 into 2 into 1। अरे ये बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पर फैक्टोरियल में आप एक रिडक्शन फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप नोटिस करें कि फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से n तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। तो अगर हम इस पूरी सीरीज को ऑब्जर्व करें तो ये पूरी सीरीज क्या है, फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो देयरफॉर फैक्टोरियल n को कभी भी रेड्यूस करना तो फैक्टोरियल n को रेड्यूस कर सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आता है क्वेश्चंस में। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। किसी भी फैक्टोरियल को रेड्यूस करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम उसको रेड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। देखिए फैक्टोरियल 1 तो 1 होता ही है, लेकिन फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू भी 1 होती है। आप कहेंगे सर ये कैसे बोल सकते हैं, आप इसको इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए आप n को 1 पुट कर दीजिए रिडक्शन फॉर्मूले में, तो n को 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 इंटू फैक्टोरियल जीरो। अच्छा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो फैक्टोरियल 1 अगर 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ से फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। आ रही है बात बच्चों समझ में। तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड, नेगेटिव इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है ना। तो आप लाइन लिख सकते हैं, फैक्टोरियल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड।
ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर हो या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे फैक्टोरियल 2/3, फैक्टोरियल 5/4, ये वाले सारे टर्म मीनिंगलेस है। फैक्टोरियल ऑफ -2, फैक्टोरियल ऑफ -7, ये सभी भी मीनिंगलेस है। फैक्टोरियल केवल किस में डिफाइंड होता है? इन केस ऑफ होल नंबर्स, है ना। तो लिख देते हैं फैक्टोरियल n इज ओनली, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फैक्टोरियल n इज ओनली मीनिंगफुल if n is a whole number। होल नंबर बच्चों समझते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक जीरो और ऐड कर दिया जाए तो उसको हम होल नंबर का सेट बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये जो सेट होता है दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3, ये नेचुरल नंबर का सेट है, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये होल नंबर का सेट हो गया होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है, फॉर n greater than equal to 5, for n greater than equal to 5, the last digit of factorial n is 0। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अगर फैक्टोरियल 5 120 है तो फैक्टोरियल 6 जब निकालेंगे तो 120 में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट हमेशा उसकी क्या बनी रहेगी? 0। लेकिन फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 4 में फैसिलिटी नहीं, फैक्टोरियल 4 की लास्ट डिजिट 4 होती है। लेकिन फैक्टोरियल 5 में अगर एक बार 0 आ गया तो फैक्टोरियल 6 की भी लास्ट डिजिट 0 आएगी, फैक्टोरियल 7 की भी लास्ट डिजिट 0 आएगी। तो अगर फैक्टोरियल n की बात की जाए, इसकी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस की डिजिट पूछी जाए, अगर n 5 है उससे बड़ा तो डेफिनेटली उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या आएगी? 0। ठीक है ना। एक और रिजल्ट है इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, sum of all factorials greater than equal to 4 can never be perfect square। मतलब मैंने ये बोला कि फैक्टोरियल सम ऑफ ऑल फैक्टोरियल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। रीजन बहुत ही क्लियर है कि जैसे मैं बात करूं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, केवल फैक्टोरियल 4 तक बात कर रहे हैं तो इनका सम निकाल लीजिए। फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, तो 24 प्लस 6 30 प्लस 3 33 आ रहा है। तो इन सारे नंबर्स को हमने ऐड किया, सम 33 आया, बट लुक एट द लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट 3 है ना। अब अगर मैं सपोज करो इसमें फैक्टोरियल 5 और ऐड कर दो, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बनाई है फैक्टोरियल 4 है उससे ज्यादा कहीं तक भी चले जाए, उन सारे फैक्टोरियल का सम निकाले तो वो सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर मैंने पहले 4 टर्म्स लिए तो उनके सम की लास्ट डिजिट 3 आ रही है, लेकिन अगर हम इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दें तो बताइए क्या लास्ट डिजिट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 तक का सम तो 33 है, बट फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 120। तो 120 है तो जैसे आप ऐड करेंगे 33 तो ये सम क्या बन जाएगा? 153, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ऐड करने पर लास्ट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे फैक्टोरियल 5 तक चले जाए, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 कहीं तक भी जाए, यानी आप सारे फैक्टोरियल अगर 1 से लेकर ऐड करते हैं और नंबर 4 से बड़ा है तो डेफिनेटली उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 3 आएगी। लेकिन अपन जानते हैं कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी 3 नहीं होती। देखिए 1 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 आएगी, 2 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4, 3 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9, 4 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6, 5 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 5 आएगी, 6 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 होती है, 7 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9 आएगी, 8 के स्क्वायर की 4 आएगी और 9 के स्क्वायर की 1। तो अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें, पर अगर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो उनके लास्ट डिजिट देखिए क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, और 9 हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी, देखिए 0 तो हो ही सकती है, जैसे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 आएगी। तो क्या क्या कभी नहीं हो सकती है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं होती है, 2 नहीं होगी,
3 नहीं होगी, है ना, 5 मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, 7 कभी नहीं होती है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी 8 नहीं होती है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, हाँ, ये 4 डिजिट कभी नहीं होंगी। 2 3 7 8 कौन कौन सी मिल सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, 0 1 4 6, हाँ 0 1 4 6 9 और एक 5, ये 6 डिजिट हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट, है ना, ये कभी नहीं होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फैक्टोरियल 4 के आगे कहीं तक भी ऐड करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 3 बनी रहेगी, और 3 रहेगी तो ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छोटा सा पॉइंट है, इफ फैक्टोरियल x इक्वल्स टू फैक्टोरियल y, अगर दो फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल आती है तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं? तो यहाँ से हम तीन बातें बोल सकते हैं। दिस इंप्लाइज ईदर, हो सकता है यार x और y दोनों सेम हो जाए, या फिर ये केस हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो एट द सेम टाइम y 1 बन जाए, तब भी इक्वल हो सकता है कि फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 दोनों सेम होते हैं, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x 1 बन जाए y 0 हो जाए। ठीक है ना, तो इन तीन केसेस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आ रही है बस समझ में? चलिए आगे मूव करते हैं। हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी फैक्टोरियल 2n। फैक्टोरियल 2n को अपन लिख सकते हैं 2 raised to the power n into फैक्टोरियल n into 1 3 5 up to so on 2n minus 1, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n को। चलिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं। सिंस फैक्टोरियल 2n मतलब 1 से 2n तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 into 2 into 3 4 up to so on 2n minus 1 into 2n, तो 1 से 2n तक का प्रोडक्ट कर दिया। अब आप देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो आपको प्रूव करना है उसमें ऑड नंबर्स को एक तरफ सेट कर लिया गया है ना, तो ऑड नंबर सारे कलेक्ट कर लिए, तो अपन ये जो प्रोडक्ट दे रखा है इसको ऑड और इवन के पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो पहले तो मैं इवन नंबर्स की बात करूंगा, तो 2 4 6 अप टू 2n ये इवन नंबर्स आएंगे, और ऑड नंबर्स आएंगे इसमें 1 3 5 अप टू 2n minus 1। अच्छा टोटल कितने नंबर थे? टोटल ये 2n नंबर थे, 1 2 3 4 अप टू 2n, टोटल 2n नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली आधे इसमें इवन नंबर होंगे और आधे ऑड नंबर। तो पहले ब्रैकेट में कितने नंबर दिख रहे हैं? n नंबर्स, है ना, और सेकंड ब्रैकेट में भी कितने नंबर दिख रहे हैं? n नंबर्स। अच्छा पहले ब्रैकेट में जो नंबर देख रहे हैं, देखिए सारे नंबर इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, और लास्ट वाला टर्म 2n भी इवन है। तो हर इवन नंबर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से भी आएगा, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो 2 2 2 हाउ मेनी टाइम? 2 n टाइम्स कॉमन आएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power n, लिख सकते हैं क्या? और 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 into 2 into 3 up to n, ये बचेगा। और राइट हैंड साइड में इसको तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 1 3 5 अप टू 2n minus 1, इससे तो कोई चेंज करना नहीं, क्योंकि इसको तो आंसर में लाने ही लाना है। अच्छा 1 से n तक का प्रोडक्ट ये क्या बन गया आपका? फैक्टोरियल n। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है 2 raised to the power n into फैक्टोरियल n into 1 3 5 अप टू so on 2n minus 1, ये आ गया फैक्टोरियल 2n की रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं whenever and wherever required। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स करते हैं। इस पर मेरा क्वेश्चन है, इफ फैक्टोरियल 100 इक्वल्स टू 2 raised to the power n into I, where I is an odd integer, find n, ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 100 को मैंने लिखा 2 raised to the power n into I, जहां पर I एक ऑड इंटीजर है, n की वैल्यू बतानी है आपको। यानी एक तरह से आपको फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट बताना, 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, है ना। तो अभी हमने बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो जो भी कुछ पढ़ा है अपन केवल उसी से प्रूफ करेंगे। वैसे आगे जैसे थ्योरी पढ़ेगी तो और बहुत सी ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगी। तो राइट नो अभी हम सिर्फ एक रिजल्ट, जस्ट अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। वी नो दैट
फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n होता था 2 रेज टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 135 अप टू 2n-1। इस आइडेंटिटी से फैमिलियर है, जस्ट अभी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर नंबर 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 2n है, तो ऑब्वियसली इसमें मैंने n को 50 पुट कर दिया, n को 50 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 100। तो ये क्या आएगा 2 रेज टू दी पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू 135 अप टू 2n-1। सही है बच्चों। अच्छा ये देखिए आपने फॉर्म कौन सी लानी है, हमें 2 की सारी पावर कलेक्ट करनी है, क्योंकि इसको लिखना है 2 टू दी पावर n इंटू आई, ये वाली फॉर्म लेके, यानी जहां पर i क्या है, ऑड इंटीजर है, i ऑड है, इसका मतलब इसमें एक भी 2 की पावर नहीं होगी, सारी की सारी 2 की पावर को इस स्पॉट पे कलेक्ट करना है। आ रही है बात समझ में। चलिए तो अब यार ये तो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, लेकिन 2 यहाँ मिल सकता है, फैक्टोरियल 50, 1 से 50 तक का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ से मुझे 2 की कितनी पावर मिल सकती है, 2 की पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 25। सही है बच्चों। और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इनको एक मैंने नाम दे दिया, क्योंकि ये तो काम के नंबर है नहीं, यहाँ से 2 मिलेगा नहीं, तो इसको i1 बोल दिया, i1 एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने वही फॉर्म बना दी, फैक्टोरियल 2n, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए यहाँ पर, तो 2 की पावर 50, ये अब की बार n का रोल कौन कर रहा है, 25, तो फैक्टोरियल 2n का फॉर्मूला क्या था, 2 रेज टू द पावर 25 इंटू फैक्टोरियल 25 इंटू अब 1 से 25 तक का प्रोडक्ट, तो 1 से 50 तक का प्रोडक्ट 135 अप टू 49, ये आ जाएगा। तो इसको इधर ऐड कर लिया मैंने, 50 और 25 कितना हो गया, 75। ठीक है, अब यार ये फाइट है कि अच्छा इसमें i1 और था इंटू i1, तो अब ये फाइट है कि अब ये नंबर तो फैक्टोरियल 25 है, यानी ऑड नंबर दिख रहा है, जबकि ये फॉर्मूला तो केवल इवन पे लगता है, इवन होगा तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, लेकिन ऑड में तो नहीं लगा सकते। तो एक काम किया मैंने, फैक्टोरियल 25 में रिडक्शन लगा दिया, फैक्टोरियल 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग 25 इंटू फैक्टोरियल 24, बच्चों लिख सकते हैं क्या कि 1 से ये हो गया 1 से 24 तक का प्रोडक्ट इंटू 25, यानी ओवरऑल क्या बन गया, फैक्टोरियल 25। फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो फैक्टोरियल 25 को लिख दिया 25 इंटू फैक्टोरियल 4। अब यार ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इन दोनों ऑड के प्रोडक्ट को एक नया नंबर बोल दिया i2 भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, और ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा 2n वाला, तो 2 की पावर 75 इंटू अच्छा i25 भी कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे। तो फैक्टोरियल 24 को 2 इंटू 12 लिखा, तो क्या बन गया 2 की पावर 12 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू ये सारा ऑड नंबर मिला के फिर से एक नया नाम दे दिया i3। सही है क्या। और 75 प्लस 12 आई थिंक हो जाएगा 2 की पावर 87, है ना। अब फैक्टोरियल 12 को लिख दिया 2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फिर से एक नया ऑड नंबर जनरेट हो गया i4, ये बन गया 2 की पावर 93 इंटू फैक्टोरियल 6 को लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू i4, सारे ऑड नंबर ही बनेंगे। 93 प्लस 3 2 की पावर 96। अच्छा फैक्टोरियल 3 में भी तो एक 2 आ जाएगा यार, इंटू 2 इंटू i5, है ना। तो फाइनली आ गया 2 की पावर 97, और i5 को हमने एक नया ऑड इंटीजर कैपिटल I कॉल कर दिया, ठीक है ना। तो फाइनली देखिए हमें 2 की पावर n में n का रोल बताना था, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 97, यानी 1 से 100 तक के आप सारे नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 2 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट होगा क्लियरली 97। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तो हमने बिल्कुल नॉर्मली जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड number of ciphers in the end of factorial 1000। फैक्टोरियल 1000 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो उसके एंड में, साइफर्स मीन बच्चों समझते हैं, साइफर्स इज एक्चुअली सिनोनिम ऑफ जीरो, जीरो भी बोल देते हैं इसको, डक भी बोलते हैं,
लव भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, शून्य हिंदी में बोलते हैं। तो दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ जीरो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फैक्टोरियल 1000 वाले नंबर को इवैल्यूएट करें, इसकी वैल्यू निकाले क्या होगी, तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, है ना, एंड जीरो बताने कितने आएंगे। तो अब सबसे पहली बात है कि यार जीरो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर फैक्टोरियल 1000। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मींस होता है बच्चों प्राइम डिजिट्स के फॉर्म में इसको ब्रेक करना। तो फैक्टोरियल 1000 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ 2 की पावर आई होगी, कुछ ना कुछ 3 की पावर आएगी, 4 की जो पावर होगी वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ 5, हमें केवल प्राइम डिजिट की बात करनी है, कुछ ना कुछ 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, 6 का आएगा वो 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का नंबर होगा ये। अब एक बात सोचना यार जरा, जीरो एंड में प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मैं बोलूंगा एनी सेट ऑफ 2 and 5 विल प्रोड्यूस अ जीरो इन द एंड। 2 और 5 का एक सेट एक जीरो प्रोड्यूस करता है ना। तो लैंग्वेज भी लिख देते हैं, एनी सेट ऑफ 2 and 5 will produce a zero in the end. So number of zeros is equal to number of sets of 2 and 5। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि एंड में जीरो प्रोड्यूस कैसे होता है कि 2 और 5 का कोई भी एक सेट एक जीरो प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टोरियल 1000 के एंड में कितने जीरो आएंगे डिपेंड करता है 2 और 5 के सेट कितने बन रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो एक और यहाँ पे बेसिक सी बात है कि 2 एक छोटा प्राइम नंबर है, 5 उससे बड़ा प्राइम नंबर है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी भी फैक्टोरियल पे हम 2 का एक्सपोनेंट निकालें और 5 का एक्सपोनेंट निकालें तो ऑब्वियस सी बात है 5 का एक्सपोनेंट कम होगा, 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि 2 छोटे छोटे गैप पे रिपीट करेगा, 2 4 6 8, 5 बड़े बड़े गैप पर आएगा, 5 10 15। तो 5 की पावर कम होगी, 2 की पावर ज्यादा होगी। अब 2 की पावर जैसे सपोज करो ये कोई नंबर है, जैसे 2 की पावर 17 है, 3 की पावर 11, 3 की पावर 12 और 5 पावर 9 है ना। तो इससे 2 और 5 के सेट कितने बना सकते हैं, सेट तो केवल 9 ही बना सकते हैं कि जो इन दोनों में मिनिमम होगा उतने तो सेट बना सकते हो, और एक सेट से एक जीरो प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ऑब्वियसली उसके एंड में कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे। तो बस हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है। तो बस ये लिख देंगे क्लियरली, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज लेस देन एक्सपोनेंट ऑफ 2। 5 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो 2 के एक्सपोनेंट से कम होगा, तो ऑब्वियसली उतने ही सेट बन पाएंगे जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा, और जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा उतने ही जीरो प्रोड्यूस होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, number of zeros in the end equal to number of exponent of 5 in factorial 1000। फैक्टोरियल 1000 में जो 5 का एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट हमको समझ में आ गया, हमें करना क्या है, हमको फैक्टोरियल 1000 में 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये काउंट करते हैं कि 1 से 1000 तक अगर मैं सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। नाउ नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are डिविजिबल बाई 5। 1 से 1000 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हैं, वो ऑब्वियसली 200 नंबर होंगे, 5 से डिवाइड दे दीजिए आप चाहे तो उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, 5 10 15 अप टू सो ऑन 995 एंड 1000। तो ये कितने नंबर हो गए, 200 नंबर। तो इन सारे नंबर में 5 तो आएगा ही सही, तो 5 की पावर 200 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी क्या। तो क्या आंसर हमारा 200 होना चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें यार कुछ नंबर ऐसे भी तो आएंगे जिनमें 5 का स्क्वायर आ रहा होगा, जैसे 25 है,
है ना, 50 है, 75 है, तो ये वो नंबर होंगे जो 25 से डिविजिबल हैं। अगर ये नंबर 25 से डिविजिबल है तो उसमें 5 की कम से कम पावर कितनी आएगी, 2। लेकिन हम तो यहाँ पर उसको एक ही बार काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 25 को हमने एक सिंगल एलिमेंट की तरह काउंट किया, तो पावर तो एक ही काउंट ही, जबकि उसमें पावर कितनी आ रही है, 2, है ना। तो अब नेक्स्ट लेंगे हम वो नंबर निकालेंगे जो 25 से डिविजिबल है। नंबर ऑफ नंबर्स which are divisible by 25। तो 25 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, 25 है, 50 है, 75 एंड अप टू सोन। आई थिंक 1000 भी डिविजिबल होता है 25 से, तो सीधा 1000 में 25 से डिवाइड दे दीजिए आप। 1000 में 25 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा, दैट इज 40। तो 40 ऐसे नंबर्स हैं जो 25 से डिविजिबल है, और 25 से डिविजिबल है तो उनमें 5 की मिनिमम पावर 2 आएगी, तो मुझे को ये एक्सपोनेंट भी काउंट करना है। तो क्या अब इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर लें, 200 ये पुराना एक्सपोनेंट था और ये एक्सपोनेंट आ गया 40, तो क्या इन दोनों को ऐड करने से अपना आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अभी भी यार इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 125 से डिविजिबल है, कि 125 होता है 5 क्यूब, तो वो नंबर जो 125 से डिविजिबल है, जैसे 125 हो गया, 250 हो गया, 375 हो गया, तो इन सभी में 5 का एक्सपोनेंट 3 आ रहा है, और 5 का एक्सपोनेंट अगर 3 है तो ऑब्वियसली उसको 3 बार काउंट करना पड़ेगा, जबकि अभी तक आपने केवल उसको 2 बार काउंट किया है ना। तो नाउ नंबर थ्योरी योरसेल्फ, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 125। तो 125 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो 125, 250 एंड अप टू 1000, है ना। तो 5 से डिवाइड दे दीजिए, सॉरी 125 से 1000 में डिवाइड दे दीजिए, तो वो कितने नंबर आ जाएंगे, आई थिंक 8 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो क्या अब इन तीनों को ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा क्या, नहीं, अभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी यार एक नंबर ऐसा है जो 625, थिंक अबाउट दिस नंबर, 625 होता है 5 टू द पावर 4, तो इसमें ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 का एक्सपोनेंट 4 आ रहा है ना। तो 625 से डिविजिबल जितने भी नंबर होंगे 1 से 1000 तक, उन सभी में 5 का एक्सपोनेंट 4 आया होगा, यानी उसको 4 बार काउंट करना था, है ना। तो एक केस और बनाएंगे, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 625, 1 से 1000 तक ऐसा बच्चों एक ही नंबर है ना, तो दैट इज 625, तो एक और एक्सपोनेंट काउंट हो जाएगा। देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 1000, तो फैक्टोरियल 1000 में 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, पहले कितना था, 5 का एक्सपोनेंट था 200 पहले वाले केस में, जो नंबर 25 से डिविजिबल है उसमें भी 5 आया होगा 40, और जो नंबर 125 से डिविजिबल है वो नंबर है 8, और एक नंबर ये दैट कम्स आउट टू बी 249। तो 5 का एक्सपोनेंट बचा 249, तो नंबर ऑफ साइफर्स, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, तो ऑब्वियस सी बात है इतने ही आएंगे 249, ठीक है ना। तो एक बार बच्चों फिर से समझ ले, फैक्टोरियल 1000 में आपको बताना था एंड में कितने जीरो आएंगे, तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट क्या दिया, मैंने कंसेप्ट ये दिया कि एंड में जीरो प्रोड्यूस होता कैसे है। इसकी थ्योरी मैंने दी कि एनी सेट ऑफ 2 and 5 will produce a zero in the end, यानी 2 और 5 का कोई भी एक सेट एक जीरो प्रोड्यूस करता है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 और 5 के सेट कितने बन रहे हैं, है ना। फिर मैंने अपनी लैंग्वेज को और थोड़ा मॉडिफाई किया, मैंने बोला यार कि ऑब्वियस सी बात है कि 2 नंबर छोटा है, छोटे छोटे गैप पर रिपीट करेगा, 5 बड़ा प्राइम नंबर है, बड़े गैप पर रिपीट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट 5 के एक्सपोनेंट से ज्यादा होगा, 5 का एक्सपोनेंट कम होगा। तो अगर 5 का कम है 2 का ज्यादा, तो 2 और 5 के उतने ही एग्जैक्टली सेट बनेंगे जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा। So here it is equivalent to find the exponent of 5 in factorial 1000। तो हमें केवल एक क्वेश्चन ये हो गया कि फैक्टोरियल 1000 में 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, तो उसके लिए मैंने देखा कि निकाला कैसे, 1 से 1000 तक वो नंबर ले लिए जो 5 से डिविजिबल है, ऐसे 200 नंबर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 25 से डिविजिबल है, और जो 25 से डिविजिबल है उसमें 5 की पावर 2 काउंट करनी है, तो हमने फिर वो नंबर पिक किए जो 25 से डिविजिबल है। ऐसे नंबर कितने आगे, ऊपर देखिए 40 नंबर आए। फिर वो नंबर हमने पिक किए जो 125 से डिविजिबल है 1 से 1000 तक, क्योंकि इसमें 5 की पावर 3 आ रही है, उनको 3 बार काउंट करना था, तो 125 से डिविजिबल नंबर आ गया अपने पास 8। उसके बाद मैंने 625 से डिविजिबल नंबर निकाला, वो आया 1, सबको ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी अप्रोच थी, इसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना।
अब हम लोग इसी जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी को एक थ्योरम के फॉर्म में अगर समझें, एक थ्योरम से रिलेट करें, एक रूल बना ले, है ना। तो एक फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट निकालने के लिए, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय ग्रेट मैथमेटिशियन लेजेंडर्स थ्योरम। हायर मैथमेटिक्स और हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको इनका रोल दिखाई देगा। इन्होंने बहुत स्पेशल फंक्शंस पे काम किया है, लेजेंडर एंड बेसल्स, ग्रेट मैथमेटिशियन। चलिए देखिए क्या है लेजेंडर थ्योरम। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of the product factorial n, comma the index of a prime factor, the index of prime factor p is given by मतलब फैक्टोरियल n में p एक प्राइम नंबर है, स्टेटमेंट समझना, p एक प्राइम नंबर है, मेरे से कहा गया फैक्टोरियल n की अगर हम वैल्यू निकाले तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ p का एक्सपोनेंट क्या आएगा। जैसा जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया था कि फैक्टोरियल 1000 में 5 का एक्सपोनेंट निकाला था, ठीक उस टाइम हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था, और अब हम उसी क्वेश्चन के थ्रू एक फॉर्मूला डिजाइन करने जा रहे हैं, जैसा लेजेंडर ने किया होगा। पहले मैनुअली किया जाए, रिसर्च ऐसे ही होती है कि पहले हम किसी छोटे क्वेश्चन पे काम करते हैं, फिर उसका उस छोटे क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और बड़ा लेते हैं, फिर उससे एक अप्रोच डेवलप करते हैं, फिर देखते हैं कि अप्रोच कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, आप इसको किसी भी लेवल तक एक्सटेंड करें, फिर उसी अप्रोच को हम जनरलाइज कर लेते हैं, और ज्यादा चेक करने के लिए इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम वेरीफाई कर लेते हैं दैट रिजल्ट जो हमने जनरलाइज किया है वो n के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना। तो लेजेंडर फॉर्मूला क्या है, दैट इज गिवन बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन p प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन p स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन p क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। आप जरा चेक करिए, ये एक्चुअली जो साइन है ये किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये शायद समझते ही होंगे आप लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब थोड़ा फील कीजिए कि जो फॉर्मूला इन्होंने लेजेंडर ने दिया था क्या ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे रहा है, इसको रिलेट कीजिए प्रीवियस एग्जांपल से। जैसे मैंने पूछा था फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 1000, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था, फैक्टोरियल 1000 में अगर 5 का एक्सपोनेंट निकालना है तो 1 से 1000 तक वो नंबर निकालिए जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर आएंगे, 1000 अपॉन 5, इसका इंटीग्रल पढ़ लीजिए, है ना। ये 200 आया था, आप पूरा चेक कीजिए पिछला क्वेश्चन। प्लस फिर मैंने बोला था ऐसे कुछ नंबर होंगे यार जो 25 से डिविजिबल होंगे, जो 25 से डिविजिबल होंगे उसमें 5 का एक्सपोनेंट 2 आया होगा, तो उनकी काउंटिंग करते हैं, है ना। तो 25 से डिविजिबल नंबर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 1000 में आप 25 से डिवाइड दे दीजिए, फिगर चेक कीजिएगा, ये आंसर 40 आया था। फिर मैंने बोला था यार अभी भी जॉब कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स इसमें अवेलेबल होंगे जिसमें 5q आया होगा, 5q आया होगा जो 125 से डिविजिबल होंगे, ऑब्वियसली उनमें 5 का एक्सपोनेंट 3 होगा, तो उसको 3 बार काउंट करना था। तो फिर 1000 में हमने किससे डिवाइड दिया था, 5q से, दैट इज 125 से डिवाइड दिया था, और ये आई थिंक आया था 8, है ना। और फिर लास्ट केस और बनाया था कि 1000 में किससे डिवाइड दे दिया था, 625 से, 625 से डिवाइड दिया था, तो इसका आंसर 1 आएगा। और ये टोटल सम क्या आया था, 249। तो एक्चुअली ये जो हमने वर्क पीछे किया था उसी को एक फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली आप उसका एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये सीरीज कब तक कंटिन्यू रहेगी, तो यार बहुत कुछ कॉमन सेंस वाली बात है कि हम ये सीरीज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर के बराबर या बड़ा ना हो। जैसे ही न्यूमरेटर एक बार भी डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो आप जानते हैं इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम इसके अगले टर्म की बात करें तो इसमें 1005 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 में तो 3125 आएगा। अभी नंबर 1 से छोटा है तो यार इसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, है ना।
तो हम तब तक इसमें करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल या बड़ा ना रहे। जैसे ही छोटा हो गया तो वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। फाइंड नंबर ऑफ साइफर्स in the end of फैक्टोरियल 2020। फैक्टोरियल 2020 के एंड में आपको साइफर्स बताने कितने आएंगे, है ना। तो देखिए कैसे काउंट कर सकते हैं। साइफर्स का मतलब आपको एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है। साइफर आपका मतलब आपको बताने एंड में जीरो कितने होंगे, तो जीरो प्रोड्यूस कैसे होगा, 2 और 5 से प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है 5 की बार कम होगी। तो इन दिस केस हमें 5 का एक्सपोनेंट निकालना है फैक्टोरियल 2020 में। तो बच्चों सीधा लेजेंडर थ्योरम लगा दीजिए। तो 1 से 2020 तक वो नंबर निकालो जो 5 से डिविजिबल है ना। फिर वो नंबर निकालो जो 5 स्क्वायर से डिविजिबल है। उसके बाद फिर वो नंबर निकालो जो 5q से डिविजिबल है। आफ्टर दैट 5 पावर 4 क्या हो जाएगा, 625 आई थिंक। और 5 पावर 5 में लूंगा नहीं क्यों, 5 पावर 5 3000 के आसपास का नंबर होगा, उसका एंटी का पार्ट 0 बन जाएगा। तो 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 404 में 5 मतलब ये निकालना है तो ऐसा कर लेते हैं, 5 से तो डिवाइड दे ही दिया, इसी में 5 से डिवाइड दे दीजिए फिर से। तो 5 से इसमें डिवाइड देंगे, आई थिंक 80 आ जाएगा, है ना। आपको ये वाला पार्ट निकालना है तो यहाँ तक डिवीजन दे कर चुके, तो इसमें फिर से 5 का डिवाइड दे दीजिए, 16 आ गया। ये वाला पार्ट निकालना है तो आप या तो डायरेक्टली डिवाइड दे दें या फिर ये जो जस्ट अभी वर्क किया, 5q तक तो डिवाइड हो ही गया था, तो इसमें एक और 5 से डिवाइड देके इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए। 5 से डिवाइड देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 80 प्लस 16 कितना होता है, 96 प्लस 3 99 प्लस 404 दैट कम्स आउट टू बी 503, ठीक है ना। तो ये नंबर जनरेट होगा इतना, मतलब ये 5 का एक्सपोनेंट आएगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑब्वियसली कितने आ जाएंगे, 503, इतनी जीरो आ जाएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट सोचने वाली। गिवन n इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू सारे नंबर लेने यार, फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9। n इन सभी नंबर का प्रोडक्ट है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ये क्वेश्चन है मेरा। तो n मैंने आपको एक नंबर दे दिया है जो फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 9 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 9। और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 9 है, 16 है, 25, इस टाइप के कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो अब फैक्टर्स निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये जो n नंबर गिवन है, तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 का एक्सपोनेंट क्या आ रहा होगा। तो 2 देखिए यहाँ भी अवेलेबल होगा, पहले टर्म में नहीं होगा, लेकिन 2 बाद के अपने से आगे वाले जितने भी टर्म हैं सभी में 2 अवेलेबल होगा। तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 तो आ ही जाएगा, आएगा क्या। अब 3 की अवेलेबिलिटी फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट होगी और आगे हर टर्म में 3 मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो 3 1 2 3 4 5 6 7, एक कम कर देंगे तो 3 जो होगा 7 टर्म्स में अवेलेबल होगा। 4 की बात करेंगे तो 4 पहले टर्म में फैक्टोरियल 4 में होगा, फिर अपने आगे वाले हर टर्म में होगा 1 2 3 4 5 6। मतलब ये एक इजी अप्रोच बता रहा हूँ काउंटिंग की, बाकी और भी मैनर्स हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दैट इज द बेस्ट अप्रोच।
5 की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 की पावर 5 आ जाए, ऐसे लिखते चले जाओ। 6 की पावर 4 एक एक कम करते चले जाओ। 7 की पावर 3 आएगा, 8 की पावर 2 आएगा, 9 की पावर 1। तो अभी तो हमने बस जस्ट ऐसे लिख दिया इसको। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं। तो 2 की पावर 8 को तो ऐसे ही लिख दिया। 3 पावर 7 3 प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो 4 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 12। 5 प्राइम नंबर है, एज इट इज कॉपी कर दिया। 6 प्राइम नहीं है, 6 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ब्रेक कर दिया इसको, है ना। 7 की पावर 3 एज इट इज लिख दिया, 7 प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 8 के स्क्वायर को लिख देंगे 2 की पावर 6। फिर से 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 को लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बच्चों कलेक्ट कर लेते हैं सारी पावर। 2 की पावर देखिए क्या आ रही है, 8 यहां पर आ रही है। 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 6, तो काउंट कर लो यार। 8 प्लस 12 इज 20, 20 प्लस 4 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30, 2 की पावर 30 आ रहा है ना। 3 की पावर काउंट करो, 3 की पावर 7, 7 प्लस 4 7 प्लस 4 11 और 2 13, 3 की पावर 13 आ गया। 5 की पावर काउंट करिए। 5 की पावर आई थिंक 5 की पावर तो मुझे 5 ही दिख रही है, और 7 की पावर 5 की पावर 5 है, और 7 की पावर 3 दिख रहा है, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, हाँ 7 की पावर 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इस काइंड का अपना पैटर्न बन रहा है। n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन के फॉर्म में जाते हैं। तो ये तो हमने बेसिक वर्क कर लिया यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर। तो n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होंगे। तो लेट p बी अ फैक्टर ऑफ n विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर p परफेक्ट स्क्वायर काइंड का कोई फैक्टर है, देन p इज ऑफ द फॉर्म। p किस फॉर्म का होगा? अगर p परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का, तो परफेक्ट स्क्वायर बच्चों हर प्राइम नंबर की इवन पावर होनी चाहिए। तो 2 की पावर किस टाइप का होना चाहिए? 2 की पावर 2 अल्फा, है ना। अगर पावर इवन लेते हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और पावर ऑड लेते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जैसे मैं 36 की बात करूं, 36 आप कैसे लेते हैं? 4 इंटू 9। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा उसमें हर प्राइम नंबर की पावर कैसी होती है? इवन होती है। तो अगर p परफेक्ट स्क्वायर काइंड का कोई फैक्टर है, तो उसमें 2 की पावर इवन होनी चाहिए, 3 की पावर भी इवन चाहिए, 5 की पावर भी इवन चाहिए, और 7 की पावर भी इवन चाहिए। तो मैंने ऐसा कुछ सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब जरा लिमिट देखिए, अपने पास 2 की पावर अवेलेबल कितनी? 30। यहाँ पे 2 की पावर 2 अल्फा आ रहा है। तो अल्फा कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? अल्फा को आप वैल्यू दे सकते हैं 0 1 2 3 अप टू मैक्सिमम 15। अल्फा कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 से लेकर 15। 3 की पावर की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी देखिए अपने पास 13 है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 बीटा है, तो 2 बीटा कैन नॉट गो बियॉन्ड 13। 2 beta cannot go beyond 13. That means beta can take value 0 1 2 up to maximum 6. Similarly 2 gamma cannot go beyond 5. That is gamma can take value 0 1 2. Okay, and if we talk about delta, then delta can take 2 values because 2 delta cannot go beyond 3. So delta can take value 0 and 1. इज दैट ओके? तो अब मेरे को यार फैक्टर्स बताने किस फॉर्म के होंगे। तो अल्फा कितनी वैल्यू ले सकता है? 16। बीटा कितनी वैल्यू ले सकता है? 7। गामा 3 वैल्यू ले सकता है, और डेल्टा 2 वैल्यू ले सकता है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n which are परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों पहली जॉब हम अल्फा को वैल्यू कितने तरह से दे सकते थे? आई थिंक 16 था, है ना। और बीटा अल्फा को 16 वैल्यू दे सकते थे, बीटा को 7। मतलब अलग अलग जॉब, पहली जॉब 16 तरह से कर सकते हैं, दूसरी जॉब 7 तरह से कर सकते हैं, थर्ड जॉब हम 3 तरह से कर सकते हैं,
और फोर्थ जॉब दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सारी जॉब एक साथ करनी है, तो सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या यूज किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन रूल, क्योंकि चार डिस्टिंक्ट जॉब है, चारों जॉब एक साथ करनी है। तो यार देख लो ये कितना प्रोडक्ट आ रहा है, आई थिंक 16 और ये 6, ये पहले कर लेते हैं। 16 6 जा 96 इंटू 7 7 6 जा 42 9 7 जा 63 और 4 67, तो 672 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो 672 ऐसे फैक्टर्स होंगे n के जो कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म के होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा ठीक था क्वेश्चन, एलिगेंट था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम any of the else, starting from any of the else, the word level can be spelled by moving either up, down, left or right to an adjacent letter. Full stop. If the same letter may be used twice in each spell, how many different ways are there to spell the word level? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। और एक आपको इस तरह से ग्रिड दे रखी है, मतलब एक क्रॉस बना लिया है, एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। और एक वर्ड दिया हुआ है LEVEL, LE, यहाँ भी L है, LEVEL, यहाँ भी एक L है, LEVEL, है ना। और यहाँ भी एक L है, यहाँ भी एक L है। तो एक ग्रिड जो है ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, ठीक है ना। आप पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एल्स, द वर्ड लेवल कैन बी स्पेल्ड बाय मूविंग ईदर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट टू एन एडजेसेंट लेटर। यानी आपको किसी भी एल से जर्नी स्टार्ट करनी है, और आपको चलना कैसे है, आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जाना एडजेसेंट वाले में। ऐसा नहीं एल से सीधा कूद के आप बी पे पहुंच गए,
L से डायरेक्ट सीधा कूद के आप E पे पहुंच गए ना, आपको जाना है एडजेसेंट वाले ब्लॉक में, और आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, मतलब चारों डायमेंशन में मूव कर, लेफ्ट राइट कैसा भी मूव कर सकते हैं, है ना। इफ द सेम लेटर में बी यूज ट्वाइस इन ईच स्पेल, मतलब आप किसी भी एक पाथ को रिट्रेस भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज दैट L से चले, L से पहले E तक आए, E से V तक आए, और आपको टारगेट ये है कि आपको ये पूरा वर्ड जनरेट करना है, LEVEL, है ना। तो L से E गए, E से B गए, तो आप फिर B से E आ गए, सॉरी B से E आ गए, और फिर E से L आ गए, यानी आप अपने पाथ को रिट्रेस भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू स्पेल द वर्ड लेवल, तो इस वर्ड को आप कितने डिफरेंट तरह से फॉर्म कर सकते हैं इस गिवन ग्रिड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो वर्ड है ये बहुत ही स्पेशल वर्ड है, अगर आप इसको नोटिस कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड को हम लोग बच्चों पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। लिख लीजिएगा, जो पहली बार पीएनसी पढ़ रहा है, पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप फॉरवर्ड पढ़े, आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, देखिए सेम स्पेलिंग है, LEBEL, आप चाहे आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, ऐसे बहुत से पैलिंड्रोम होते हैं। जैसे ये तो 5 डिजिट पैलिंड्रोम है। 3 डिजिट पैलिंड्रोम की बात करें तो RNR, आप यहाँ से पढ़िए RNR, आप इधर से पढ़िए तो भी RNR। 2 डिजिट पैलिंड्रोम की बात करें तो मेरा नाम ही पैलिंड्रोम है RR, चाहे इधर से पढ़े चाहे उधर से पढ़े, बात समझ आई, इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। 5 डिजिट एक और बोलूं तो SARAS, आप इधर से पढ़िए SARAS, इधर से पढ़िए SARAS, सेम आ रहा है। तो इनको हम लोग ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। आ रही बात समझ में? तो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है और हमें इस पैलिंड्रोमिक नंबर को फॉर्म करना है इस ग्रिड में। क्वेश्चन ये कितने डिफरेंट तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मिडिल नंबर बी के अबाउट इसमें सिमेट्री दिख रही है कि मिरर इमेज है। जैसे मैंने LEVEL, तो इसके अबाउट देखिए मिरर इमेज, L की इमेज L आ रही है, E की इमेज E आ रही है। तो हमें डायरेक्टली हमें पूरा वर्ड फॉर्म नहीं करना, आपको तो बस केवल इस मिडिल नंबर तक देखना। आपको ये देखना है आप बी तक कैसे, किसी भी L से जर्नी स्टार्ट करके मिडिल बी तक कितने मैनर से आ सकते हैं। एक बार मिडिल बी तक आ गए, देन बैक टू, जितने तरीके आने के होंगे उतने तरीके, L से बी तक आने के जितने तरीके होंगे उतने बी से L तक वापस लौटने के होंगे। आ रही बात समझ? क्योंकि इसमें मेंशन किया गया कि आप अपने पाथ को रिट्रेस कर सकते हैं, है ना। लिखा है इफ द सेम लेटर में बी यूज्ड ट्वाइस इन ईच स्पेल, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि किसी भी L से हम जर्नी स्टार्ट करें तो V तक पहुंचने के कितने मैप है, कितने रूट है अपने पास। तो देखिए सबसे पहले इस कॉर्नर से चलते हैं, तो पहले तो एक ये वाला सबसे जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस एक हो गया, ये एक हो गया, ये 1 + 1 2, इससे चलेंगे 3 और एक ऊपर से 4 ही हो गए, है ना, 4 रूट ही हो गए। अब आप चलिए कॉर्नर वाले L से, कॉर्नर वाले L से V तक जाना, तो देखिए अब आपको टर्न लेना पड़ेगा, L से E आए, E से V आए, एक रूट ये हो गया। अब L से E पहले नीचे आ गए, फिर राइट में चले गए 2, तो एक L से 2 रूट आ रहे हैं अब B तक जाने के, इस कॉर्नर वाले L से। तो सिमिलरली इस कॉर्नर वाले L की बात करें तो यहाँ से भी 2 रूट, L से E, E से B, और पहले नीचे आ गए यहाँ से B, तो यहाँ से भी 2 आएंगे। फिर इस L से जब B तक, मिडिल B तक जाएंगे तो देखिए 2 रूट यहाँ से भी मिलेंगे, और इस L से भी 2 रूट मिलेंगे जाने के। काउंट कर रहे हैं क्या? तो ये जो सबसे मतलब जो फार्देस्ट है L, उनसे तो सिंगल रूट आ रहा है, लेकिन जो एक स्क्वायर के अंदर क्लोज्ड है L, चारों कॉर्नर में, उनसे मिडिल B तक पहुंचने के 2 रूट आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे 4L है और हर एक L से 2 रूट मिलते हैं, तो ओवरऑल किसी भी L से मिडिल B तक पहुंचने के टोटल कितने रूट आ गए? 12, ठीक है ना। अब मिडिल B तक आ गए, अब आपको B से फिर से L तक जाना है, तो B से L तक जाने के फिर से 12 रूट होंगे, क्योंकि अगर आप फार्देस्ट वाले L तक जाना चाहते हैं तो एक ही रूट है B से L तक जाने का, ठीक है ना। और अगर आप किसी स्क्वायर वाले कॉर्नर वाले L तक जाना चाहते हैं तो B से L तक जाने, देखिए जिस रूट से आप चलकर आए थे उसी से वापस लौट जाइए, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमें पूरा वर्ड फॉर्म करना है बच्चों, LEVEL पूरा फॉर्म करना है। तो ये वाला L से B तक जाने के 12 रास्ते हैं, और B से फिर से L तक जाने के फिर से फर्दर 12 रास्ते हैं। तो यहाँ पे 2 जॉब करनी, L से मिडिल B तक आना है, फिर मिडिल B से L तक जाना है। तो पहली जॉब के 12 मैनर है, सेकेंड जॉब के भी 12 मैनर है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू स्पेल the word level is what? 12 into 12, and that comes out to be 12 square, that is 144.
आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, मूव करते हैं आगे। अब कुछ डिजिट्स वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं, सिंपल सी। फाइंड द नंबर ऑफ 5 digit numbers find the number of 5 digit numbers which can be formed find the number of 5 digit numbers which can be formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition if। अब इसमें डिफरेंट पार्ट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यार ये कि हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और अवेलेबल डिजिट्स हैं 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन 6 डिजिट में से एक डिजिट को आपको छोड़ना है और 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी किसी भी डिजिट को एक से ज्यादा बार आपको यूज नहीं करना है। पहला पार्ट है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी डिजिट को पिक कर सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में भर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था कि कभी भी आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालनी हो देन वी यूज ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करते हैं। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट क्या होता है कि जितने डिजिट का नंबर बनाना है या फिर जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लीजिए। तो मैंने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। अब आप ये देखिए इन 5 ब्लैंक बॉक्सेस को इन अवेलेबल डिजिट की हेल्प से कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। जितने डिफरेंट मैनर बॉक्स फिलिंग के होंगे उतने नंबर जनरेट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पर 0 अवेलेबल है। अब अगर 0 अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है 0 फर्स्ट बॉक्स में तो आएगा नहीं, तो अगर 0 फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो नंबर फिर तो 4 डिजिट का बनेगा। तो पहले बॉक्स में 0 को छोड़कर आप कोई भी नॉन जीरो डिजिट यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है? 5 मैनर्स। अगर फर्स्ट बॉक्स फिल हो गया इसका मतलब आपने कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट उठाकर फर्स्ट बॉक्स में डाल दी, ठीक है ना। अब फर्स्ट बॉक्स फिल होने के बाद सेकंड बॉक्स की बात करें तो उसमें वो डिजिट नहीं आएगी जिसको हमने फर्स्ट बॉक्स में फिल किया था, लेकिन 0 तो यहाँ आ ही सकता है ना। तो इनमें से 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5 में से 4 बचेंगे और एक ये 0, इनको मिलाकर इसको भी 5 मैनर से फिल कर सकते हैं, है ना। फिर ये फिल हो गया तो 2 डिजिट यूज हो गई। तो अब इसको फिल करने के कितने मैनर बचे अपने पास? 2 यूज हो गई, 6 थी, इसको फिल करने के 4, इसके 3, इसके 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 5 इंटू 1, 2, 3, 4, 5। ये कंटिन्यूअस 5 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, 5 इंटू फैक्टोरियल 5। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा कुछ लोग इसको रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व कर लेते हैं। रिवर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं कि जैसे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है तो आपने बस ये देख लिया कि टोटल इस बॉक्स को कितने तरह से फिल कर सकते हैं, टोटल काउंट कर लिया, इसको 6 मैनर से फिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जब कोई रेस्ट्रिक्शन, इसको 6 मैनर से, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल मैनर बॉक्स फिलिंग के कितने हो गए? फैक्टोरियल 6। मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल इन सारे डिजिट्स को यूज करके हम कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं जिसमें 5 डिजिट्स हो। तो 5 डिजिट्स वाले हम फैक्टोरियल 6 नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब एक फाइट होगी यार इसमें फाइट ये होगी कि अगर 0 फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, 0 फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो नंबर जनरेट होगा वो 4 डिजिट का होगा। तो वो केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें आपके 5 डिजिट नंबर भी आ रहे हैं इस काउंटिंग में और 4 डिजिट नंबर भी आ रहे हैं। तो 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना तो उसके लिए 0 को उठा के फर्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए। अब बचे हुए 4 बॉक्सेस को 5 डिजिट से कितने तरह से फिल करेंगे? 5, 4, 3, 2, 1 यानी फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5। सही है क्या? नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसी में। सेकेंड पार्ट है नंबर इज इवन।
नंबर इवन होना चाहिए। अवेलेबल डिजिट भाई अपने पास 0 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए मैंने। अच्छा, अब नंबर इवन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्ट्रिक्शन किस पर आएगी, लास्ट बॉक्स में आएगी। तो अपन बोलते हैं नंबर इवन तब होता है जब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, मतलब लास्ट वाला बॉक्स में इवन डिजिट आ रही हो, है ना। तो अपने पास इवन डिजिट कौन कौन सी है, 3 है, 0 2 और 4। लेकिन हम तीन सारी इवन डिजिट पर एक साथ केस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जीरो के लेके एक टेंशन है यार, जीरो अगर यहाँ यूज नहीं हुआ और जीरो आगे फर्स्ट बॉक्स में यूज हो गया तो ये नंबर 4 डिजिट का बनेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीरो अपन क्या कर रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, दो केस बना के चल रहे हैं। तो केस ए, पहला केस बनाया कौन सा केस, जब लास्ट बॉक्स में 2 या 4 है, ठीक है ना, जब लास्ट बॉक्स में 2 या 4 है तो इसको हमने 2 या 4 में से किसी एक डिजिट से फिल कर दिया, ठीक है ना। तो इसको फिल करने के दो मैनर हो गए अपने पास, 2 मैनर्स हो गए इसको फिल करने के। उसके बाद अब हम इस बॉक्स की बात करें, नंबर इवन तो बनी गया, अब हम फर्स्ट बॉक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में देखिए 2 या 4 में से कोई एक डिजिट यूज हो गई होगी जो फर्स्ट बॉक्स में नहीं आएगी, जीरो भी फर्स्ट बॉक्स में नहीं आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में दो नंबर नहीं आ सकते, एक वो नंबर जो लास्ट में यूज किया और एक जीरो, इन दो को छोड़कर बचे हुए 4 में से कोई भी एक नंबर, तो इसको 4 मैनर से फिल कर सकते हैं। और जब ये फिल हो गया, तो अब आप इस बॉक्स को नेक्स्ट बॉक्स में जीरो आ ही जाएगा, यानी अब नंबर कितने यूज होगा, 2, एक फर्स्ट बॉक्स में एक लास्ट बॉक्स में। जीरो को लेकर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो यहाँ पर आ ही सकता, तो इसको फिल करने के 4, इसको फिल करने के 3, इसको फिल करने के 2। तो फाइनल नंबर काउंट कर लीजिए, 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, 16 इंटू 3 2 जा 6, 2 जा 12, 16 इंटू 12 कितना होता है 192। या केस बी, सेकंड केस बना लेते हैं, जब लास्ट में जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5, जब लास्ट में जीरो आ रहा है, तो लास्ट में जीरो मैंने फिल कर दिया। अब बची हैं ये 5 डिजिट 1 2 3 4 5, और फर्स्ट बॉक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसको फिल करने 5 मैंने, इसको 4, इसको 3, इसको 2, तो कितने आएंगे 5 4 3 2, दैट इज फैक्टोरियल 5, ये आ गया 120, ठीक है ना। तो टोटल इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर कितने बनेंगे 192 प्लस 120, ये सम कितना आ जाएगा 2, और 9 2 1 11, 1 1 2 1 3, 312। सही है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। थर्ड पार्ट, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, है ना। तो नंबर को 5 से डिविजिबल बनाना है, तो इसमें भी दो केस आएंगे, अवेलेबल डिजिट है 0 1 2 3 4 5, तो दो केस बनेंगे, लास्ट में तो 0 हो या फिर लास्ट में 5 हो। तो केस फर्स्ट बना लिया, जब लास्ट में आपके 0 आ रहा है। अब जब लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 आपका आ गया, अगर लास्ट में, तो फर्स्ट बॉक्स में तो 0 आ ही नहीं सकता, एक नंबर दो बार यूज करना नहीं है, तो नंबर तो 100% 5 से डिविजिबल हो ही गई, सही। तो बचे हुए 5 नॉन जीरो डिजिट में से 4 बॉक्स फिल करने हैं, तो 5 4 3 2, तो ये आएगा 5 4 3 2, दैट इज फैक्टोरियल 5 120, है ना। सेकंड केस बना लेते हैं। अब हम वो केस बना रहे हैं जिसमें लास्ट बॉक्स में 5 आ रहा है, लास्ट बॉक्स में 5 हमने यूज कर लिया, नंबर 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन अब 0 फ्री है, 0 यहां पर आ सकता है लेकिन आना नहीं चाहिए। तो इस फर्स्ट बॉक्स की बात करेंगे तो इसमें ना तो 5 आएगा ना 0 आएगा, तो दो नंबर हटाते हैं, तो इसको 4 मैनर से फिल कर सकते हैं, 0 यहाँ आ ही सकता है, 4 3 2, 4 4 जा 16, 6 जा 96, तो टोटल नंबर डिविजिबल बाई 5, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 5, तो 120 प्लस 96, ये कितना होता है 216, तो 216 नंबर होंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, दो केस नहीं बनाते, थोड़ा अटैकिंग मोड में चलते हैं, रिवर्स अप्रोच लगा देते हैं। तो देखिए, इन दोनों को सिंगल स्ट्रोक में करना हो तो कैसे करेंगे, मेरे को 5 से डिविजिबल नंबर बनाना है, तो लास्ट बॉक्स को मैं दो मेथड से फिल कर सकता हूं, या तो 0 या फिर 5, है ना। तो पहले तो मैं सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलूंगा, फिर जो एक्स्ट्रा आंसर्स होंगे उनको हटाऊंगा। तो लास्ट बॉक्स को मैं दो मैनर से फिल कर सकता हूं, है ना। जब लास्ट बॉक्स फिल हो गया तो अपने पास बचेंगे कितने नंबर, अपने पास बचेंगे 5 नंबर। इन 5 नंबर्स को इन 4 प्लेस पे अरेंज करना, तो इसके 5 मेथड, इसके 4, इसके 3, इसके 2,
तो आंसर अपने पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 into 2 दैट कम्स आउट टू बी 240। आ रही है बात बच्चों समझ में। लेकिन इस काउंटिंग में एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ यार ये होगी कि सपोज करो कि लास्ट में 5 आ जाए, है ना, क्योंकि हमने लास्ट वाले बॉक्स को 2 मैनर से फिल किया, 0 से भी फिल किया और 5 से भी फिल किया। सपोज करो आपने लास्ट बॉक्स तो 5 से फिल किया तो 0 फ्री हो जाएगा, 0 किसी भी बॉक्स में आएगा, आ सकता है। मान लो 0 मूव करते हुए 0 फर्स्ट बॉक्स में आ जाए, क्योंकि ये जो आपने काउंटिंग की है 240, बताइए इसमें ये मैनर भी तो काउंट हो रहा है, जिसमें 5 आपका लास्ट बॉक्स में आया, 0 फर्स्ट बॉक्स में आया, तो ये नंबर ऑब्वियसली फिर उस केस में ये नंबर 4 डिजिट नंबर बनेगा, 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना। ये बॉक्स कितने थे, 1 2 3 4 5, या 5 यहाँ आ गया। तो अब बचे आएंगे आपके पास कितने बॉक्स, 3 बॉक्स बचेंगे, है ना, और 2 डिजिट आप यूज कर ही चुके हैं। तो अब आपके पास बचेंगे कितने इस बॉक्स को फिल करने के, 4 मैनर्स, इसके 3 और इसके 2। तो ये केसेस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो फिगर बना है, इस फिगर में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 3 12 2 24। तो बच्चे डायरेक्ट इससे भी निकाल लेते हैं, और 2-3 लेक्चर पढ़ने के बाद ये सारे फीलिंग, ये सारे थॉट अपने आप आने लगते हैं कि हम 2 केस क्यों बने। हम डायरेक्ट रिवर्स अप्रोच भी लगा सकते हैं, पहले विदाउट एनी कंडीशन आंसर निकाल ले, फिर इसमें से वो केस सब्ट्रैक्ट कर दे जिसमें नंबर 4 डिजिट का बन रहा है। तो टोटल आंसर अपने पास क्या आएगा, 240 में से 24 ऐसे नंबर होंगे जो 4 डिजिट के होंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट केस, नंबर डिविजिबल बाई 3। थ्री से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर बनेंगे। तो आप जानते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का एक कंसेप्ट होता है कि यार कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है व्हेन उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो आप कंसेप्ट लिख सकते हैं, अ नंबर is divisible by 3 if the sum of all digits is divisible by 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। बात करेंगे why, इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे बोल सकते हैं ये 3 से डिविजिबिलिटी का स्टैंडर्ड है। तो एक मिनट में समझ भी लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 462, मैं चेक करना चाहता हूँ 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 60 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और 400 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 into 100, है ना, 4 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 2, है ना। अच्छा, अब 100 को अगर मैं लिखूं तो 99 प्लस 1 लिख सकता हूं। मतलब 99 प्लस 1 लिखने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि मैं ऐसा नंबर लाना चाहता हूं जो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी 3 से चाहिए। सिमिलरली 6 into 10 को लिखूंगा 9 प्लस 1 प्लस 2, है ना। अब देखिए 4 into 99 एक नंबर बनेगा जो 3 से डिविजिबल होगा, 6 into 9 दूसरा नंबर बनेगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों नंबर को यार मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको अच्छे से फील आ जाए। 4 into 99 प्लस 6 into 9, इनको क्लब कर लिया, बचा हुआ नंबर क्या, 4 प्लस 6 प्लस 2। बताइए ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, तो ये पूरी पिक्चर तो डिविजिबल बाई 3 हो ही जाएगा। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। और चांस की बात है 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों आई थिंक ये डिविजिबिलिटी कंसेप्ट का प्रूफ समझ में आ गया होगा कि ये रूल बनाया कैसे गया। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपने पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, और ऐसा नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है हमें 5 डिजिट्स लेनी है, एक डिजिट छोड़नी है। तो इन सारी डिजिट का सम अगर आप निकाले तो 1 से 5 तक का सम सिग्मा n के फॉर्म में 5 into 6/2 15 आता है। तो इन सारी डिजिट का सम 15 है, और 15 3 से डिविजिबल होता है, 15 3 से डिविजिबल होता है ना। तो अब मुझे जो एक डिजिट छोड़नी है तो वो ऐसी छोड़नी है जिससे इसके सम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब सम 3 से डिविजिबल बना रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो मैं 0 को ड्रॉप करूंगा, इन 5 डिजिट यूज करूंगा जिससे सम 15 बना रहा है, या फिर मैं 3 को ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं 3 को ड्रॉप करता तो पांचों डिजिट का सम 12 बना रहेगा।
आ रही बात समझ में? तो एक बार मैंने 0 को ड्रॉप किया, ठीक है ना, रिमूव 0। अगर मैं 0 को रिमूव करता हूं, यानी इन डिजिट को यूज कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो अब मैं इन डिजिट को कैसे भी यूज करूं, क्योंकि इनका सम हमेशा क्या रहेगा 15, सम 15 रहेगा, तो अब कोई भी इसके अरेंजमेंट लेंगे नंबर 100% 3 से डिविजिबल आएगा। तो 5 डिजिट है, 5 ब्लैंक बॉक्सेस है, कितने तरह से फिल कर सकते हैं? पहले बॉक्स को 5 4, तीसरे को 3 2 1, दैट इज फैक्टोरियल 5, दैट इज 120, ठीक है ना। नेक्स्ट केस रिमूव 3, अगर मैं 3 को रिमूव करता हूं 1 2 3 4 5, तो यानी अब मैं 3 को रिमूव करने मतलब यूज क्या क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं 0 1 2 4 5, है ना। अब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 0 अवेलेबल है यहाँ पर। तो फर्स्ट बॉक्स की बात करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इन 4 में से कोई भी एक डिजिट से फिल कर दीजिए इसको। अभी फिल हो गया, यानी कोई एक डिजिट में से यूज कर ली, सपोज करो 2 यूज किया। अब बच्ची कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है, 4 ब्लैंक बॉक्स है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो इन पर सीधा एक केस बना दिए, फैक्टोरियल 4 मैनर से फिल कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 24 4 जा 96, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 120 प्लस 96, 120 प्लस 96 आई थिंक 216। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, उन पर बेस्ड थ्योरम और उन पर बेस्ड ग्रेडेड एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो टच में बने रहिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है और हर लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।